जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 23 जून 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आपसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों अभी हाल ही में पेरिस डायमंड लीग 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये जो पेरिस डायमंड लीग है, इसका आयोजन 20 जून को फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। तो इसमें नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने सिल्वर मेडल और ब्राजील के लुइस मोरिसियो ने तीसरा स्थान हासिल किया है, यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अभी कुछ दिन पहले नीरज चोपड़ा ने अपना पर्सनल बेस्ट किया था, यानी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, और उन्होंने 90.23 मीटर का भाला फेंका था, और ये भाला फेंका था उन्होंने दोहा डायमंड लीग 2025 में। नीरज चोपड़ा की बात हुई है तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट मेडल डिस्कस करते हैं। तो दोहा डायमंड लीग 2025 के अंदर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भी उन्होंने सिल्वर मेडल ही जीता था, जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 87.58 मीटर का भाला फेंक करके। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के दौरान उन्होंने गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल और एशियन चैंपियनशिप 2017 में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व वर्षा वन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट किया गया है। दोस्तों हर साल 22 जून को ही यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो वर्षा वन है उनका संरक्षण किया जाए और उनके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। 2017 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था, और आपको ये भी याद रखना है कि 2021 में पहला रेन फॉरेस्ट समिट भी हुआ था, यानी वर्षा वनों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण पर बात करने के लिए रेन फॉरेस्ट समिट 2021 में आयोजित किया गया था। दोस्तों अब आपके माइंड में ये सवाल होगा कि ये वर्षा वन क्या होते हैं? तो वे घने जंगल जहां साल भर भारी वर्षा होती है वो वर्षा वन कहलाते हैं, यानी जहां पर पूरे साल लगभग वर्षा होती रहती है, तो ऐसे वनों को हम वर्षा वन बोलते हैं। और ये जो वर्षा वन है यह अमेजन, कॉन्गो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। दोस्तों पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन यही वर्षा वन करते हैं, क्योंकि ये साल भर हरे भरे रहते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। दुनिया की 50% बायोडाइवर्सिटी इन्हीं वर्षा वनों में पाई जाती है। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो वर्षा वन है ये है अमेजन वर्षा वन, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। इस बात को आप जरूर नोट कर लें। दोस्तों अब हम पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करेंगे, जैसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च को। इसके अलावा विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को, जल संसाधन दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को, और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसने जीता है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। दोस्तों यह पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो वित्तीय सेवा विभाग है उसने ये पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसको डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, यानी IPPB की। तो इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2018 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी।
यानी जो पोस्ट ऑफिस होते थे ना, उसी को एक बैंक के रूप में बदला गया था भारत सरकार के द्वारा 2018 में, और इसको नाम दिया गया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसमें भारत सरकार का 100% स्वामित्व है और इसका उद्देश्य ये है कि हर नागरिक को सस्ती, सरल और सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। देखिए, यहाँ पर एक अवार्ड की बात हुई है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। जैसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 दिया गया है मारियान गेला हंगरिया को, ये ब्राज़ील की हैं। दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता पुरस्कार 2025 दिया गया है सर्वप्रिया सांगवान को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 दिया गया है निकारागुआ के अखबार ला प्रेंसा को। विश्व कानून कांग्रेस पुरस्कार भुवन रिभु को प्राप्त हुआ है और ये प्रथम भारतीय वकील हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को मिला है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युत सामंत को मिला है। और वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार मिला है पी शिवकामी को। स्कॉच पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस को। और राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 मिला है राजेश उन्नी को। और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 मिला है आकर्ष श्राप को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों, उत्तराखंड में देश की पहली योग नीति की घोषणा की गई है 21 जून 2025 को, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस नीति की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाना, स्वास्थ्य संवर्धन, पर्यटन विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। और इसका प्रमुख लक्ष्य ये है कि 2030 तक 5 नए योग हब स्थापित किए जाएं, जो स्थापित किए जाएंगे जागेश्वर, मुक्तेश्वर, ब्यास घाटी, टिहरी झील और कोली ढेक झील। तो यहाँ पर 5 योग हब स्थापित किए जाएंगे। तो ये 2030 तक का लक्ष्य है उत्तराखंड की सरकार का। दोस्तों, 2025 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का क्या नाम है? तियान सान सेंगली सुरंग, जो कि चाइना में है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह सबसे पहले किसने लागू किया था? चंडीगढ़ ने। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? मसाली, जो कि गुजरात में है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहां किया गया है? उत्तराखंड में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया है? बिहटा में। माउंट शीश पंगमा पर चढ़ाई पूरी करने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा इसका विराज। तो देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है ये किया जाना है भारत में और दिल्ली में इसका आयोजन किया जाना है। तो इसके लिए अभी हाल ही में एक मस्कट लॉन्च किया गया है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी के द्वारा। शुभंकर का नाम जरूर याद रखिएगा, इसका नाम है विराज। और यह जो शुभंकर है ये साहस, आत्मबल और समावेशता का प्रतीक है। तो यहाँ पर आप विराज को देख सकते हैं। देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। और इसमें 100 से ज़्यादा देश शामिल होंगे और इसमें लगभग 2500 से अधिक पैरा एथलीट शामिल होने वाले हैं। भारत में यह सबसे बड़ा आयोजन होगा पैरा एथलेटिक्स का, यानी पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है इंडिया में। इस चैंपियनशिप के लिए एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए प्रमुख खेलों को शुभंकर डिस्कस करते हैं। तो अभी जो पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स आयोजित किया गया है द्वीप में, इसका जो शुभंकर था वो था पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन थी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो कि बिहार में आयोजित किया गया था, उसका शुभंकर था गज सिंह। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसका शुभंकर था उज्ज्वला। नेशनल गेम्स 2025 जो कि उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे, उसका शुभंकर क्या था? मौली। यहाँ पर आप उसे देख भी सकते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए हैं, इसका शुभंकर था हिमतेंदुआ। खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, उसका शुभंकर था तेजस और तारा।
और महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 जो कि राजगीर में आयोजित किया गया था, उसका शुभंकर था गुड़िया। एशियाई शीतकालीन खेल 2025 जो कि चाइना में आयोजित हुआ था, उसका शुभंकर क्या था? बिन बिन और निनी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 जो कि पेरिस फ्रांस में हुए थे, उसका शुभंकर था फ्रीजियन कैप। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 जो कि गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, उसका शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तराखंड में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन हुआ है 20 जून 2025 को। उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, और ये उद्घाटन हुआ है देहरादून उत्तराखंड में। तो इसमें राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए अब खोल दिया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने देहरादून में शुद्ध शून्य पब्लिक पार्क के रूप में बनने वाले राष्ट्रपति उद्यान की भी आधारशिला रखी है, यानी कि राष्ट्रपति उद्यान बनने वाला है। बाकी राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन ये दोनों बन चुके हैं, तो उनका उद्घाटन किया गया है और राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखी गई है देहरादून में। देखिए, बात हुई है यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड बना था कब? 9 नवंबर सन 2000 को। देहरादून इसकी कैपिटल है। गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। पुष्कर सिंह धामी जो कि बीजेपी के हैं, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा की 70, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क आपको याद रखना है, जैसे जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, गंगोत्री और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और ये शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में। यानी यहाँ पर अब जो घड़ियाल हैं उनका भी संरक्षण किया जाएगा। और ये जो घड़ियाल हैं ये कहाँ पर छोड़े गए हैं या किस नदी में इनका संरक्षण किया जाएगा? तो गेरुआ नदी में किया जाएगा। ठीक है, तो जो गेरुआ नदी है ये कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आती है, यानी कि वहीं से बहती है, तो उसी में ये घड़ियाल छोड़े गए हैं। तो 7 घड़ियाल के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर छोड़े गए हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है गेविलिस गैंगेटिकस। ठीक है, भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क से शुरू हुई थी। ओडिशा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी वहां पर घड़ियाल भी पाए जाता है, मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, इसके अलावा खारे पानी वाले मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। चंबल नदी में सबसे ज्यादा मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 5900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा इसका बिहार। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में बिहार की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने सीवान से 5900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। तो कुल 28 विकास परियोजनाएं थी जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। तो चलिए कुछ प्रमुख परियोजनाओं को डिस्कस करते हैं। जैसे वैशाली देवरिया नई रेलवे लाइन का उद्घाटन उन्होंने किया है। पाटलिपुत्र गोरखपुर मार्ग पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की है। मरहोरा संयंत्र में बने लोकोमोटिव को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है। नमामि गंगे परियोजना के तहत 6 मल जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। 500 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आधारशिला रखी गई है। पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत 53,600 से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की गई है। बिहार की बात करें तो 22 मार्च 1912 को इसका गठन हुआ था। पटना इसकी राजधानी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मीडिया संगठन ने द चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 जीता है? आंसर हो जाएगा द हिंदू ने। तो दोस्तों, द हिंदू समूह ने द चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड
साउथ एशिया 2025 जीता है। इसको किस संस्था ने प्रदान किया है? तो WANIFRA संस्था ने इसको प्रदान किया है, यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स नामक जो संस्था है उसने ये अवार्ड प्रदान किया है। इसको जीता किसने है? द हिंदू ग्रुप ने। तो डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है द हिंदू समूह को। यह पुरस्कार साउथ एशिया में डिजिटल मीडिया की सर्वोच्च मान्यता में से एक माना जाता है, यानी कि डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले मीडिया समूह को यह पुरस्कार दिया गया है साउथ। अगला क्वेश्चन है, BSNL ने किस शहर में अपनी स्वदेशी और सिमलेस क्वांटम 5G FWA सेवा का सॉफ्ट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने हैदराबाद में BSNL क्वांटम 5G FWA सेवा के सॉफ्ट को लॉन्च किया है। तो यह भारत की पहली बिना सिम 5G FWA सेवा है। FWA सेवा का मतलब क्या होता है, यानी FWA का मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, यानी कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें फाइबर केबल बिछाए बिना ही घर या ऑफिस तक तेज इंटरनेट पहुंच सकता है। बात करते हैं BSNL की। तो इसकी स्थापना 15 सितंबर सन 2000 को हुई थी। स्वामित्व इसका भारत सरकार के पास, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं रॉबर्ट जे रवि। ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा 12 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी ऐप पर। और ऐप पर दोस्तों आपको कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है समर 600। तो आपको इस कोर्स में छूट भी मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 71। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? UPSC। भारत और किस देश ने एक दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई है? कनाडा। गूगल का पहला एशिया पैसिफिक हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद। भारत सरकार ने सिकल सेल रोग की नई दवा विकसित करने के लिए कितनी राशि का पुरस्कार देने की घोषणा की है? 10 करोड़। डसॉल्ट एविएशन का फाल्कन 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट भारत में कहाँ बनाया जाएगा? नागपुर महाराष्ट्र में। सबसे तेज बिजली उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तीसरे। उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त वन्यजीवों के संरक्षण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कितने नए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे? 2। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में सबसे अधिक अंक किसको प्राप्त हुए हैं? चंडीगढ़। भारत पहली बार किस टेनिस टूर्नामेंट के प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? बिली जींग किंग। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्राचीन काल की पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस करेंगे। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है, रामायण वाल्मीकि की, महाभारत है वेद व्यास की, अर्थशास्त्र है चाणक्य की, महाभाष्य है पतंजलि की, और सत्यसह सारिका सूत्र है नागार्जुन की, बुद्ध चरित्र है अश्वघोष की, और सौंदरानंद है अश्वघोष की, महाभिभास शास्त्र है वसुमित्र की, और स्वप्नवास वदत्ता है भास की, कामसूत्र है वात्सायन की, कुमार संभवम है कालिदास की, अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास की, और विक्रमो उर्वश्याम है कालिदास की, मेघदूत है कालिदास की, और रघुवंशम भी कालिदास की ही रचना है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो G7 समिट है 2025 वाला ये किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये कनाडा में आयोजित हुआ है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर कनाडा बताया हुआ है। आज आपके लिए GK का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जो भी आपको पता हो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों जब आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे, यानी स्टडी कर ऐप इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2025 की और 2024 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा ऐप पर आपको ये सभी ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और दोस्तों आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं।